राधे राधे सभी को। आज से हम लोग ये घटना चक्र थ्योरी वाली बुक है, इसको पढ़ते हैं साथ में। ये है ये सभी के लिए है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एमबीएस, जीआईसी, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी के लिए है। बहुत महत्वपूर्ण है ये इसमें थ्योरी दी हुई है सभी। ये देखो, ये घटना चक्र है। घटना चक्र में हम इसका हिंदी भाषा और साहित्य का सामान्य परिचय सबसे पहले देखते हैं। ये वर्तमान में हिंदी भाषा भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने वाली भाषा के रूप में अन्य भाषाओं की भी शैलियों, शब्दों तथा पदों को आत्मसात करते हुए समृद्ध हो रही है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार व्यापक अर्थ में हिंदी उस भाषा का नाम है जो अनेक बोलियों के रूप में आर्यावर्त, मध्य देश अर्थात वर्तमान हिंदी प्रांत, संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश, महाकौशल, राजस्थान, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, बिहार तथा पूर्वी पंजाब प्रदेश की जनता की मूल भाषा, मातृभाषा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी शब्दकोश के प्रयोग विस्तृत अर्थ में है हिंदी भाषा में बोली जाने वाली 17 बोलियों की धोतक, और भाषा विज्ञान के अर्थ में है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी वर्ग की 8 बोलियों का सामूहिक नाम। संकुचित अर्थ में खड़ी बोली का वह रूप जो आज हिंदी प्रदेश की सरकारी भाषा, राजभाषा के रूप में तथा भारत की राजभाषा, समाचार पत्रों, फिल्मों की भाषा व शिक्षा का माध्यम है। इसे परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी इत्यादि नामों से भी अभिहित करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली में बोली जाने वाली भाषा समूह को सामान्यतः हिंदी कहा जाता है। हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है ये दिया हुआ है इसमें। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली में बोली जाने वाली भाषा समूह को सामान्यतः हिंदी कहा जाता है। हिंदी भाषा का एक रूप दक्षिण भारत विशेषकर हैदराबाद में प्रचलित है, जिसे दक्षिणी हिंदी, हिंदवी, गुजरी, राजस्थानी, जबान हिंदुस्तानी आदि नामों से भी जाना जाता है। साहित्य तथा इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी हुई हैं। हिंदी साहित्य के विद्वानों के अनुसार काव्यशास्त्रीय दृष्टि से और पाश्चात्य दृष्टि से। तो सबसे पहले दिया हुआ हिंदी साहित्य के विद्वानों के अनुसार। सबसे पहले हिंदी साहित्य के विद्वानों के अनुसार दिया हुआ है। सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का ही नाम साहित्य है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना ही का नाम साहित्य है। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। हृदय का विकास कैसे हो जाता है? भट्ट से हो जाता है हृदय का विकास। हृदय का विकास कैसे हो जाता है? भट्ट से। तो बालकृष्ण भट्ट के अनुसार साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। हृदय का विकास भट्ट से हो जाता है। अगर याद करने की छोटी सी ट्रिक, शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हृदय का विकास कैसे हो जाता है? भट्ट से हो जाता है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। नगेंद्र ने क्या कहा है? नगेंद्र के अनुसार
साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। तो इसको कैसे याद करेंगे? आत्माभिव्यक्त, तो नगेंद्र को नाग ले लेंगे सबसे पहले। बस याद करने का एक ट्रिक है, छोटा सा, शब्दों से ही याद करेंगे। तो इसे अभिव्यक्त है ना, तो यहाँ पे नगेंद्र के अनुसार तो नगेंद्र को नाग ले लेंगे। तो साहित्य आत्माभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। तो आत्माभिव्यक्ति को नाग ने काटा, आत्माभिव्यक्ति को नाग ने काटा, तो आत्माभिव्यक्ति को नाग ने काटा यानी कि नगेंद्र। तो साहित्य आत्माभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। गुलाब राय के अनुसार जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। जहाँ पर सहभाव होगा, सहभाव, यहाँ पर हम एक ये उठा लेंगे शब्द सहभाव, सहभाव को उठा लिया। इसको कैसे याद करेंगे? जहाँ पर सहभाव होगा वहाँ पे क्या दिया जाएगा? गुलाब। सहभाव में नहीं, जहाँ पे सहभाव होगा वहीं तो गुलाब देंगे। तो सहभाव के साथ गुलाब, गुलाब, गुलाब देंगे। क्या देंगे? गुलाब। तो जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। सहभाव में क्या देंगे? गुलाब देंगे। तो गुलाब राय के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष अथवा चमत्कार पूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है। सारा का सारा ठेका किसने लेके रखा है हिंदी साहित्य का? शुक्ल जी ने। तो साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय किसने ले लिया है? शुक्ल जी ने। साहित्य के अंतर्गत सारा वाङ्मय लिया जा सकता है, कौन कह सकता है? शुक्ल जी कह सकते हैं। तो ये किसकी परिभाषा है? रामचंद्र शुक्ल की। अब आते हैं श्याम सुंदर दास के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है सामान्य परिचय में? किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब वो सुंदर होगी। तो किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यही एकमात्र उचित कसौटी है। साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक, चंप, उपन्यास, आख्यायिकाएँ सभी आ जाते हैं। तो किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं, इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से? तो किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब वो सुंदर होगी। उपाधि कब देंगे? उपाधि तब देंगे जब वो चीज़ हमको अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी। तो श्याम सुंदर दास। किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब वो सुंदर होगी। तो श्याम सुंदर दास। पूरा याद करने की जरूरत ही नहीं, बस शब्दों से पकड़ के हम ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। प्रेमचंद के अनुसार प्रेमचंद्र ने क्या कहा है? मेरे विचार में साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना की व्याख्या करनी चाहिए। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित, सुंदर हो और जिसमें दिल व दिमाग पर असर डालने वाला गुण हो। तो ये प्रेमचंद्र ने कहा। इसको कैसे याद करेंगे? मेरे विचार में साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। इतना ही देता है, एग्जाम में देगा तो इतना ही देता है। मेरे विचार में साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना, ये किसने कहा है? किसका कथन है? तो ये प्रेमचंद का है। जीवन की आलोचना कैसे करेंगे? आलोचना भी हम प्रेम से ही करेंगे। तो जीवन की आलोचना कैसे करेंगे? प्रेम से करेंगे। तो प्रेमचंद। फिर महादेवी वर्मा ने क्या कहा है? साहित्य मनुष्य की शक्ति, दुर्बलता
जय पराजय, साहित्य मनुष्य की शक्ति दुर्बलता, जय पराजय, हास्य, अश्रु और जीवन मृत्यु की कथा है। साहित्य मनुष्य की शक्ति दुर्बलता, जय पराजय, हास्य, अश्रु और जीवन मृत्यु की कथा है। जीवन और मृत्यु की कथा किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। तो यहाँ से पकड़ेंगे जीवन और मृत्यु को, जीवन और मृत्यु को महादेवी से जोड़ देंगे। तो महादेवी ने कहा, क्या कहा है? साहित्य मनुष्य की शक्ति दुर्बलता है, जय पराजय है और जीवन मृत्यु है। महादेवी वर्मा। यहाँ पे काव्य शास्त्रीय दृष्टि में साहित्य को देखते हैं। अब डंडी के अनुसार इष्ट अर्थ से विभूषित शब्द समूह ही काव्य शरीर है। इष्ट अर्थ से विभूषित शब्द समूह ही काव्य शरीर है। शब्द समूह ही काव्य शरीर है। डंडी शरीर है तो शरीर को क्या ना मारो? डंडा ना मारो। यहाँ पे शरीर लेंगे हम और शरीर को डंडी, डंडी को डंडा से जोड़ेंगे। तो शरीर को क्या ना मारो? डंडा ना मारो। तो शरीर आ गया तो यहाँ पे डंडी ले लेंगे। इष्ट अर्थ से विभूषित शब्द समूह ही काव्य शरीर है। तो शरीर को डंडा न मारो यानी कि डंडी ने कहा है। पंडित विश्वनाथ के अनुसार रस युक्त वाक्य काव्य है। रस कहाँ है? रस तो पूरे विश्व में होता है। तो रस युक्त वाक्य काव्य है। रस पूरे विश्व में होता है। तो विश्वनाथ के अनुसार, पंडित विश्वनाथ के अनुसार। फिर पंडित जगन्नाथ ने क्या कहा है? पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणी अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। ये तो सभी को पता है किसने कहा है। रमणी शब्द आ जाए तो जगन्नाथ, रमणी जगन्नाथ। मम्मट के अनुसार दोष रहित गुण युक्त शब्दार्थ भले ही कहीं कहीं अलंकार रहित हो काव्य है। दोष रहित है मम्मा। मम्मट को क्या ले लेंगे? मम्मा, मम्मट, मम्मा। तो मम्मा क्या है? दोष से रहित हैं और गुण से युक्त हैं। जहाँ पे आ जाए शब्द दोष रहित गुण युक्त, दोष रहित है गुण से युक्त है। कौन? मम्मा। दोष रहित है मम्मा, गुण से युक्त है मम्मा। तो मम्मट के अनुसार। कुंतक के अनुसार, कुंतक ने क्या कहा है? शब्द और अर्थ दोनों की अनयु तिरिक्त परस्पर स्पर्धा पूर्वक मनोहारिणी सलाघनीय स्थिति साहित्य है। इसने कहा है? कुंतक ने। ये इतना जरूरी नहीं, इसको बस याद कर लो ऐसे ही। शब्द और अर्थ कुंतक, शब्द और अर्थ कुंतक। आगे देखते हैं पाश्चात्य में साहित्य। फिर देखते हैं हम लोग पाश्चात्य साहित्य में किसने क्या कहा है। पाश्चात्य दृष्टि में साहित्य। अरस्तु के अनुसार शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अनुकृति काव्य या साहित्य है। जहाँ पे अनुकृति शब्द आ जाए, क्या आ जाए? अनुकृति। तो शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अनुकृति काव्य या साहित्य है। अनुकृति शब्द अगर आ रहा है तो अरस्तु। आ से अनुकृति, आ से अरस्तु, अरस्तु। आ से अनुकृति, आ से अरस्तु। तो शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अनुकृति काव्य साहित्य अरस्तु। कॉलरिज के अनुसार साहित्य रचना का वह विशिष्ट प्रकार है। अगर विशिष्ट प्रकार है तो कॉलरिज। साहित्य रचना का विशिष्ट प्रकार है कॉलरिज के अनुसार, जिसका तत्कालिक लक्ष्य प्रसन्नता प्रदान करना होता है। जिसका तत्कालिक लक्ष्य प्रसन्नता प्रदान करना होता है। शैली ने क्या कहा है? शैली ने क्या कहा है? शैली के अनुसार देखते हैं हम लोग। काव्य सर्वाधिक सुखी और श्रेष्ठतम हृदयों के श्रेष्ठतम क्षणों का लेखा जोखा है। काव्य सर्वाधिक सुखी और श्रेष्ठतम हृदयों के श्रेष्ठतम क्षणों का लेखा जोखा है। लेखा जोखा किसमें लिखा जाता है? एक शैली होती है लेखा जोखा लिखने की। लेखा जोखा लिखने की शैली होती है। तो शैली के अनुसार काव्य सर्वाधिक सुखी और श्रेष्ठतम हृदयों के श्रेष्ठतम क्षणों का लेखा जोखा है शैली के अनुसार।
फिर सिडनी के अनुसार काव्य या साहित्य वह अनुकरणात्मक कला है जिसका लक्ष्य शिक्षा और आनंद प्रदान करना है। काव्य या साहित्य वह अनुकरणात्मक कला है जिसका लक्ष्य शिक्षा और आनंद प्रदान करना है। सिडनी के अनुसार प्रोफेसर भाटे के अनुसार, प्रोफेसर भाटे ने क्या कहा है? प्रोफेसर भाटे के अनुसार साहित्य आत्मा का संगीत है जो मानव के अंतःस्थल से निःसृत होता है और भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होकर जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। भाटे इतना जरूरी नहीं है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ, साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ के विषय में हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में कहा गया है, साहित्य प्लस यत प्रत्यय साहित्य का अर्थ है शब्द और अर्थ का सहभाव अर्थात साथ होना।